चैप्टर 2। दूसरा चैप्टर का क्या नाम है? आम्ल, भस्म और लवण। आम्ल, भस्म एवं लवण। चलिए लवण, अम्ल किसको किसको कहेंगे ये तो पता है। जिसमें हाइड्रोजन है सब अम्ल है? तो देख लो, HCl अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, HNO3 अम्ल है, HI हाइड्रोजन आयोडाइड है, H2CO3 SCO3 है ना, CO3 का कार्बोनेट का एक होता है ना, HCO3 अब हो गया। ये सब अम्ल हो गया। जिसमें केवल हाइड्रोजन होगा वो सब अम्ल है, या ना। हाइड्रोजन फ्लोराइड ये भी तो अम्ल है ना है। चलिए लिखिए, सब लिख उतार लीजिए। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। CH3 COOH है ना अम्ल। HCOOH अम्ल है ना। चलिए H3PO4 देखिए ये सब अम्ल है। जिसमें हाइड्रोजन है सब अम्ल है, जिसमें हाइड्रोजन है सब अम्ल है। चलिए ये अम्ल का हो गया। देखिए अब आ गया भस्म। भस्म में क्या कहे थे? OH KOH NaOH हैं? इसके बाद LiOH ऑक्साइड, सब अम्ल। जिसमें ऑक्साइड सब अम्ल भस्म। जिसमें ऑक्साइड OH हाइड्रोक्साइड सब भस्म। और बोलो KOH हो गया, NaOH हो गया। और बोलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल 2 MgOH का होल 2 ये भी हो गया। और बोलो ऑक्साइड वाला बोलो। NH4OH ये भी तो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड चलिए सब लिख लीजिए। KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड लिखा गया है। चलिए हो गया नहीं सब। अब जो अम्ल नहीं है, भस्म नहीं है, वह लवण है। अब देखो आरो अम्ल कौन कौन है। अभी तुमको हम बताए थे ना, अधातु के ऑक्साइड और धातुओं के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। तो SO2 कौन सी होगा? सल्फर क्या है? अधातु है, तो उसका ऑक्साइड अम्लीय होगा, अम्लीय हो जाएगा। CO2 अम्लीय हो जाएगा, क्या कि हम पढ़े हैं। उसके बाद देख अम्ल और भस्म में अंतर देख, अंतर पढ़ता है। इधर अम्ल लिख दो, इधर भस्म लिख दो। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा, स्वाद में खट्टा होता है। और भस्म क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। हो गया। दूसरा अर्हेनियस नियम के अनुसार जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे, हाँ, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करे अम्ल कहलाएगा। इसमें हो जाएगा जो जल में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करे। हो गया। अम्ल को अगर तुम धातु से प्रतिक्रिया कराओ तो क्या होगा? लवण और जल बनेगा। लवण और जल, लवण प्लस जल मिलेगा। ठीक है। अब देखो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है ना, तो अगर मान लो हाइड्रोजन आयन देता है तो HCl को अगर तुम जल में घोल दो H2O में, तो यह हाइड्रोजन प्लस दे देगा और प्लस Cl माइनस में आ जाएगा।
और या जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है ना, तो भास्म में NaOH हो गया, NaOH। इसको अगर जल से प्रतिक्रिया H2O से करा देंगे तो क्या होगा, Na प्लस हो जाएगा और प्लस OH का माइनस दे देगा, होगा ना। हो गया ये परिभाषा। अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। तो अम्ल जो है कराओ किसी से, जस्ता से करा दो, जस्ता को प्रतिक्रिया करा लो, LCl से करा लो, कोई दिक्कत नहीं। धातु इधर लिख दिया, हम इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बनाएगा, ZnCl प्लस H2 बन जाएगा। H2O ना, क्या है लवण और जल, H2O लवण और जल बनाएगा हमेशा। ऑक्सीजन है। हाइड्रो नहीं, इसमें जो है यही होगा, गलती कर देता। तो क्या कर रहा है, जल से ये तो जल अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो वह हमेशा क्या देता है, लवण और जल। नहीं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाँ, लवण। वो तो वो किस में, वह उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल भस्म से अभिक्रिया जब करता है तब लवण और जल देता है। और धातु से जब भी अम्ल प्रतिक्रिया करेगा तो वह हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो इसका मतलब यह H2 तो निकालना निश्चित है, H2 गैस। तब ना देखो ZnCl बना और H2 बन गया, हो गया। भास्म धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, धातु से नहीं करता है, लिखिए भास्म धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, हो गया। चौथा क्या हुआ, चौथा अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। लिख लो, अम्ल का pH मान याद कर लेना, pH मान 7 से कम होता है। इसमें क्या लिखेंगे, भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है, हो गया। पांचवा, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और इसमें क्या हो गया, भास्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है। याद रखो इसका ऐसे अनीला यहाँ लिख देते हैं, अनीला। अनीला का मतलब हो गया अम्ल, अ से अम्ल, नी से नीला हो गया नीला, और उसको लाल बना देगा। अम्ल नीला लिटमस को लाल बना देगा, ठीक है। आइए लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। यह समझ में आ गया। ये इतने सा अगर अंतर लिख दोगे पोस्टो तो हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए अब देखिए धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी हम बताए थे तुमको, ये उतार लिया ना, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। बोलो रे, सब हो गया। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है, पोटासियम। पोटासियम पोटासियम को क्या कहते हैं। उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम हम तुमको बताए थे क्या, जिसके जिसके अंत में यम रहे वह सब धातु, पोटासियम, कैल्शियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सोडियम, अल्मुनियम, जर्मेनियम। हाँ ये सब कैल्शियम। उसके बाद देखिए सोडियम, सोडियम Na, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg, अल्मुनियम, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम Al, जस्ता,
Zn, जस्ता को जिंक भी कहते हैं। ठीक है। लोहा Fe, टीना टीना लेड टीना Sn, उसके बाद लेड जिसको शीशा कहेंगे, लेड Pb, उसके बाद हाइड्रोजन H, देखिए या ऐसे कर देते हैं। तब आ गया कॉपर, कॉपर Cu, पारा पारा, पारा जानता है ना, Hg, उसके बाद चांदी चांदी सोना Ag, उसके बाद सोना Au। देखिए हाइड्रोजन से ऊपर वाला जैसे जैसे ऊपर तुम जाएगा क्रियाशीलता बढ़ते जाएगा, यानी क्रियाशीलता क्रियाशीलता बढ़ते जाएगा। ठीक है। और हाइड्रोजन से इधर देखिए नीचे क्रियाशीलता घटते जाएगा। क्रियाशील यह है ही नहीं है, क्रियाशीलता है ही नहीं, क्रियाशील यह सब है। अगर क्रियाशील मान लो क्रियाशील है थोड़ा सा, देखिए कॉपर पे था ना, कॉपर पे थोड़ा लग जाता है, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन से आगे बढ़ेंगे क्रियाशीलता मिला जुला के मतलब खत्म हो जाता है, नहीं के बराबर होता है थोड़ा बहुत। अगर चांदी और सोना पे क्रियाशील हवा और पानी का प्रभाव पड़ना शुरू करेगा तो उसका गहना आभूषण इतना इतना पैसा लगा के आदमी काय के लिए लगा बनाएगा, हैं? इसलिए क्रियाशीलता नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन से हम ऊपर जाएंगे क्रियाशीलता क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु हो गया पोटासियम। अब सोडियम से ज्यादा क्रियाशील ये दोनों हो गया। जस्ता से ज्यादा क्रियाशील अमोनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम हो गया, हैं? ठीक है ना। ये बाउंड्री लाइन हो गया, समझ में आ गया तुमको, एकदम याद रखना है इसको, बता दिया पहले। अब देखो धातु के ऑक्साइड क्या होता है, भास्मिक। अब है धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, CaO। क्या होगा, भस्म है ये, भस्म है तो इसको हाइड्रो से करा दो अभिक्रिया, अम्ल से करा देते हैं, क्या बनेगा, हाँ? क्या बनेगा बताओ, CaCl2 CaCl2 कैल्शियम किसके इस बार आ गया और बन जाएगा H2O, जल बन जाएगा, बनेगा ना। चलिए जिंक ऑक्साइड अगर आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड तब क्या होगा, और सल्फ्यूरिक अम्ल से करा देते हैं अगली बार, तब क्या होगा, ZnSO4 प्लस H2O। तो यानी हो गया कि धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम अम्ल से करा देते हैं, धातु के ऑक्साइड तो भस्म होता है, या भस्म हो गया भाई, भस्म हो गया ना, ये भी भस्म है। तो धातु के ऑक्साइड यहाँ लिख देते हैं, भस्म होते हैं, धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं या भास्मिक होते हैं, जो लिखो, ठीक है। धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं, तो यह लवण और जल बनाएगा। CaCl2 क्या है, यही लवण है, ये भी लवण है। जो अम्ल और भस्म नहीं हो सका वो लवण है, क्योंकि यहाँ तुम देखो यह भस्म हो गया, ये अम्ल से अभिक्रिया कराए तो लवण और जल बनेगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया यही तो, यह उदाहरण हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया का, या द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी। हम तो यहाँ अम्ल भस्म लवण पढ़ रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया का ये हो गया, अब तुम्हारा ये हो गया। अब देखिए अगर CO2 आ गया तब ये भी भास्मिक है, आए CO रहता तब ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ क्या है ये, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय होगा। हाँ। ये बोलेगा तब ना, हाँ? कैल्शियम ऑक्साइड को अभिक्रिया करा दो HCl से, कैल्शियम ऑक्साइड HCl से करा दिए। अब देखो CuO कर दो, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करा दो H2SO4 से, तो क्या होगा, H2SO4 से करा दिए तो क्या हो गया, CuSO4 प्लस H2O। तो हमेशा जो है हम क्या देखें, यह भस्म है, अब भस्म का ये तो अम्ल है, हाइड्रोजन है तो अम्ल है, तो भस्म को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनता है, लवण ही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। ये सब के सब लवण हो गया, ना हो गया।
और यही तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल को भस्म से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। ये तो क्लियर है, हमको जान लिए हैं। ठीक है, चलिए अधातु के ऑक्साइड, अब ये धातु का ऑक्साइड देख लिए, अब अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय, अम्लीय होते हैं। देखो ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, ओ से ओ से अधातु, अधातु, ओ से अम्लीय, याद रहेगा यह 2 पॉइंट। ओ से अम्लीय, ओ से अधातु, अम्लीय होते हैं। तो कौन कौन सा धातु का ऑक्साइड, जैसे CO2 हो सकता है, SO2 हो सकता है, तो यह सब धातु जो है अम्लीय है। क्लियर हो गया? तो इसको भस्म से प्रतिक्रिया करते हैं। इसके पहले तुम क्या पढ़ा, देखा किताब? भस्म में अंतर नहीं लिखते, क्या लिखा? उसे अभिक्रिया करता है। अब देखो पीएच मान, पीएच मान तो हम बढ़ा दिए हैं। तो 5 7 से कम होगा तो क्या होता है? अम्लीय। और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, और 7 होगा तो उदासीन। तो देखिए पीएच, ये सब उतार लिए, चलिए छाप लिए ना। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो देखिए यहाँ ये हो गया तुम्हारा क्या? उदासीन। और जैसे जैसे इधर जाएंगे अम्लीय, अम्लीय, और जैसे जैसे यहाँ से इधर जाएंगे क्षारीय हो जाएगा। पानी क्या होता है? उदासीन, उदासीन होता है। दूध क्या होता है? उदासीन, सेट। दूध देखो अम्लीय, अम्लीय 6.5 है, हाँ, हैं? 6.5 है। 6.5, हाँ। तो 6.5 है, अमाशय रस, 6.5 है तो ये अम्लीयन हो गया भाई। हाँ, चलिए खून, ब्लड रेट हाँ, अम्लीय, 7.4, हाँ, 7.4, 7.4, तो 7.4 है तो यह क्या है? अम्लीय, क्षारीय, क्षारीय है। क्षारीय और भस्म दोनों एक ही चीज है, हाँ, समझे? जल में विलीन भस्म को क्षार कहते हैं। आज जो जल में घुल जाएगा, जो क्षारीय हुआ वो क्षार कहला जाएगा। जो भस्म जल में घुल जाएगा वो क्या कहलाएगा? क्षार कहला जाएगा। कि वो सब घुल जाता है, ठीक है? हाँ, सब घुल जाता है तो क्षार हो गया। यह भी समझ में आ गया तुमको? अब मान लो अगर दिया है तुमको, अगर तुमको दे दिया है कि अम्लीयता किसका ज्यादा होगा, 6.5 वाला ज्यादा होगा कि 5.5 वाला ज्यादा होगा? 5.5, इधर अम्लीयता इसका ज्यादा होगा, होगा ना? तो HCl जो हमारे शरीर में पाया जाता है उसका मान कितना होता है? 0.1, वो अधिक, 1 होता है, 1 होता है, 1.0, 1.0। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है ना, निकलता है ना। जो हमारे मुंह के साथ में, लार्वा के साथ में कीटाणु सब चला जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मेन काम है सबसे पहले उसको मार देना, नहीं तो और बीमार पड़ जाएंगे आप। तो हाइड्रोक्लोरिक का कितना मान होता है? pH 1। तो वह ज्यादा अम्लीय होगा कि दूध? HCl ज्यादा होगा। कि जैसे जैसे हम इधर से आगे की ओर बढ़ेंगे तो अम्लीयता का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे इधर आगे की ओर जाएंगे तो क्षारीयता का मान बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। जो जो इधर आएगा तो घटते जाएगा, घटते जाएगा, अंत में उदासीन हो जाएगा, इधर फिर बढ़ते जाएगा। हैं? समझ में आ गया? चलिए pH मान, pH का मान बराबर क्या होता है? pH के लिए क्या बोले थे हम? पावर ऑफ हाइड्रोजन, नहीं तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका फार्मूला क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस, ऐसे कि माने किसी भी विलयन का pH मान, किसी भी विलयन का pH मान क्या होता है? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लॉग का ऋणात्मक मान। देखो परिभाषा यही है, किसी भी विलयन का pH मान क्या होता है? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघु गुणक का ऋणात्मक मान। यानी माइनस क्या हुआ? यह ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। लॉग क्या है? लॉग बना लघु गणक, लघु गणक। ये बोला क्या है? ऐसे जो किया हुआ है यह सांद्रण, सांद्रण बताए हैं, सांद्रण बताए हैं।
साधारण पता है 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी, तो जो जिसमें चीनी अधिक घुला है इसका मतलब उसका कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा उसमें पानी में चीनी घुल गया है तो सांद्रण उसमें घोलने की क्षमता ज्यादा हो गया, तो सांद्रण अधिक है। ठीक है, यह सांद्रण। और यह प्लस क्या है, ये आयन है भाई, आयन है। धनायन। हाँ, हो गया। यानी किसी भी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघुगुणक का ऋणात्मक मान, या किसी भी विलयन का पीएच मान लॉग के ऋणात्मक के सांद्रण का हाइड्रोजन आयन, ऐसे भी कोई इधर से बोलेगा कोई उधर से बोलेगा, हम इधर से बोल दिए। किसी भी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघुगुणक का ऋणात्मक मान। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए पीएच मान भी हो गया हमारा क्लियर। अब क्या आया, लवण। अब आ गया लवण। लवण कितने प्रकार का होता है देखिए, अब ये सब समझ में आ गया ना। लवण 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, भासमीय लवण, असमान्य लवण। चलिए लवण पीएच मान हो गया लवण। तो लवण भाई बनता कैसे है, तो लवण बनता है जब हम अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराते हैं, भस्म से कराते हैं तब लवण बनता है और उसके बाद जल बन जाता है। नहीं, ठीक है। तो यह हो गया। अब हम लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो लवण के प्रकार, लवण के प्रकार, लवण 3 प्रकार का होता है भाई। देखिए अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, दूसरा क्षारीय लवण या भासमीय लवण, क्षारीय लवण, और तीसरा हो गया सामान्य लवण। अब सबसे बड़ी बात होती है कि अम्लीय लवण किसे कहते हैं। तो अम्लीय लवण तो तब न होगा जब प्रबल अम्ल हो जाए और दुर्बल भस्म हो जाए, इसका मतलब तो यही है, हैं? अब अम्लीय लवण के बारे में हम पढ़ते हैं। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण कैसे बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा प्रबल अम्ल से और उसके बाद इसमें दुर्बल भस्म से अभिक्रिया करा देंगे। तब देखो दुर्बल भस्म ये प्रबल हो गया, ये बढ़ गया आगे, तो इसका मतलब ये अम्लीय लवण हो गया, अम्लीय लवण हो जाएगा और उसके बाद जल बनेगा। चलो समझ में आ गया। इसका देखो ना, प्रबल है, तेज है, आई कमजोरवा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। आइया दुर्बल को क्या कहते हो, वीक कह सकते हो। हाँ, तो प्रबल हम ले लो HCl ले लेते हैं और दुर्बल भस्म ले लो MgOH का होल 2 दे दो, ये दुर्बल है। प्रबल भस्म कौन है, NaOH और KOH पोटासियम, जो ऊपर में रहेगा सक्रियता श्रेणी हम देख लिए, जो हाइड्रोजन से ऊपर रहेगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, प्रबल होगा। उसके नीचे में देखो हाइड्रोजन पोटासियम के नीचे आता है कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब। तो ऊपर वाला जो है KOH भी जो है के सबसे ऊपर में है ना क्रियाशीलता में, तो KOH प्रबल हो गया भस्म। तो ये तो यहाँ का है, नीचे आ रहा है, तो इसको दुर्बल मान लिए हम, हैं? तो यह दुर्बल से हो गया, तब क्या बनेगा, क्या बनेगा, MgCl2, MgCl2। देख नहीं रहा, ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस से लड़ेगा ना। तो MgCl हो गया, तो इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ H2O, तो क्या बनेगा H2O। तो इसका मतलब है ये लवण है, लेकिन लवण में भी क्या है, ये अम्लीय है, अम्लता का गुण इसमें थोड़ा ज्यादा है। हो गया क्लियर। चलिए अब देख लीजिए फिर दुर्बल प्रबल अम्ल क्षारीय लवण। अब क्षारीय लवण देख लो, ये हो गया क्षारीय लवण। क्षारीय मतलब क्षार का गुण है, क्षार का गुण लेना है, जो लवण बनेगा उसमें क्षार का गुण रहना चाहिए। इसका मतलब है क्षार तेज है, यानी प्रबल क्षार है, अम्ल दुर्बल है, तो ये हो गया दुर्बल, दुर्बल अम्ल, प्रबल भस्म, भस्म हो गया।
अब क्या बनेगा? लवण और जल तो बनेगा ही, भाषण तभी बनेगा क्षारीय क्षारीय लवण अब प्लस जल बनेगा। समझ में आ गया? अब दुर्बल अम्ल कौन सा होगा? तो दुर्बल अम्ल वही होगा जो कि कार्बनिक होगा, जिसमें कार्बन की मात्रा होगी, क्योंकि अकार्बनिक लवण हम बताए हैं H2SO4, HCl, HNO3, यह सब क्या है? ये सब क्या है? प्रबल है। कार्बनिक अम्ल H2CO3, H2CO3 कार्बन है ना इसमें, कार्बन है ना, तो कार्बनिक अम्ल जो होगा वह दुर्बल होगा। अब देखो HCl में है कार्बन, ये तो क्लोरीन है। H2SO4 में है नहीं, HNO3 में है नहीं है, तो यह सब प्रबल है। और जिसमें कार्बन आ गया सिट्रिक अम्ल, हाँ? तो जैसे नींबू में जो पाया जाएगा मेलिक अम्ल जो होगा, यह सब जो अम्ल होगा, कार्बनिक अम्ल जितना भी होगा सब दुर्बल है। दारू पीता है जल्दी मरता है आदमी, तुरंत नहीं मर जाता है। ये सब तो जरा सा करेगा तो टाइम बोल जाएगा तुरंत, समझे कि नहीं? हाँ। NaOH से अभिक्रिया करा दो, सोडियम ऊपर में है ना भाई, या KOH से करा दो, NaOH से करा दिए, चलिए क्या बनेगा? NaCO3 कार्बोनेट का एक केन होता है CO3 अब प्लस H2O हो गया। NaCO3 क्षारीय लवण है। हाँ, Na2CO3 उसका ज्यादा है कार्बोनेट का। हाँ, तब ना ये यहाँ पर 2 आया ना 2, या इस पर CO3 का 2 था तब ना आया, इस पर हाइड्रोजन का एक नहीं लिखा जाता है, तो Na2CO3 होगा तब नहीं होगा, इसका उधर जाता है उसका इधर आता है, बैलेंसी। सोडियम का एक ही होता है सर। अरे कार्बोनेट का कितना होता है? कार्बोनेट सोडियम का एक होता है ना, तो कार्बोनेट का 2 हो गया ना, तब ना यहाँ देखो आया, तो 2 हुआ तो वही 2 इसमें सोडियम में लग जाएगा। सोडियम का 1 हो गया और कार्बोनेट का 2 हो गया, तो Na2CO3 1 तो लिखा नहीं जाता है। समझ में आ गया? सामान्य लवण, सामान्य लवण हो गया क्या? परवल अम्ल दे दो, परवल भास में दे दो, अभिक्रिया करा दो, लवण जल बन जाएगा, तो हो गया सामान्य लवण। या दुर्बल अम्ल ले लोगे, दुर्बल भास में ले लोगे तो वह सामान्य रहेगा। हाँ, चलिए क्षारीय लवण हो गया, अब क्या आएगा? सामान्य लवण। अब आ गया सामान्य लवण। सामान्य लवण कैसे बनेगा? तो प्रबल अम्ल ले लो, प्रबल अम्ल ले लो, अब प्लस प्रबल भस्म ले लो, भस्म ले लो, अब तब क्या बनेगा? सामान्य लवण। तब यह जल तो बनेगा ही भाई। हाँ? तो HCl का विक्रिया करा दो, प्रबल अम्ल में HCl आता है ना, और NaOH तो प्रबल में आता है ना, या KOH दे दो, दोनों से कौन दे सकते हैं, तो क्या बनेगा? NaCl ना, NaCl हो गया और प्लस H2O, ये बन गया, सब में जल बनेगा, लवण और जल बनेगा, याद रखिए।